हेलो दोस्तों, राही एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं राही सर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आइए बिना टाइम को ज़ाया करें आज का हम अपना बेहतरीन टॉपिक देखते हैं। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस के नियम अथवा गॉस के प्रमेय के बारे में। आज हम लोग यहाँ पर गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आपके टोटल 7 अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें से 2 अनुप्रयोग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसमें से सबसे पहला आपका यही है। ये पहला भी होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। एक आपको इसके बाद और बताया जाएगा। टोटल 7 हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बताए जाएंगे। आइए आज का हम यहाँ टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं आज अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले आपको एक डिफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, यानी कि जिसे लैम्डा से आप लोग प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा है कि यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को या वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा कि यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हमने यहाँ पर फिगर भी थोड़ा बना के रखा है, जो डाटा है वो हम आपको समझाते चलेंगे, दिक्कत न हो इसलिए पहले से फिगर हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक समान रूप से चालक तार है, लेकिन चालक तार लिया है एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, हमको क्या लेना है आवेशित। तो इस चालक तार में हम मान लेते हैं कि प्लस Q कूलाम का आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इस चालक तार में प्लस Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये प्लस Q कूलाम का आवेश वितरित है और इस चालक तार की जो लंबाई है वो यहाँ पे हम मान लेते हैं L है। कितनी है L। चालक तार के बिंदु से R मीटर की दूरी पर, चालक तार के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर आपको लेना है एक बिंदु P। क्या लेना है बिंदु P। हमने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाने से पहले ही आपको डिफिनेशन में एक शब्द बताया था कि गॉस का नियम सदैव बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। अगर यहाँ पे हम गॉस के नियम की बात करें तो गॉस का जो नियम होता है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए लगेगा। इसीलिए इस चालक तार के चारों ओर P के चारों ओर L लंबाई के समक्ष हमने गॉसियन पृष्ठ का क्या किया है निर्माण किया है। हमें इस पूरे का क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की रचना करेंगे। हम यहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे और इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। और आपको पता है जब हम किसी चीज का अल्पांश निकालते हैं तो संपूर्ण निकालने के लिए उसका समाकलन किया जाता है और पूरे पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पूरे पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो पहले हम इस अल्पांश के लिए देखेंगे। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वेक्टर ई, वो बाहर की ओर होगी और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वेक्टर dA, वो भी बाहर की ओर ही होगा। ये दोनों हमारे एक ही दिशा में होंगे। याद रखिएगा ये भी बाहर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश भी इसका कहाँ पर है बाहर की ओर है। तो देखिए यहाँ पर है, आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप लेंगे ना तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर जाएगा और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बाहर की ओर जाएगी और 90 का एंगल बनेगा। और यहाँ पर लेने से 90 के एंगल बनने से लिया क्यों नहीं जाता है अभी आपको आगे डेरिवेशन बताया जाएगा। तो आइए यह डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन को शुरू करने से पहले आप कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है ना, वेक्टर ई और वेक्टर dA। तब आप यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु P से, या हाँ लिख सकते हैं बिंदु P से होकर गुजरने वाला, बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए बिंदु P से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की यहाँ पर अगर बात की जाए तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है d फाई ई बराबर, कल आपको बताया गया था क्या होता है वेक्टर ई डॉट
वेक्टर डी ए। ठीक, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। चूंकि डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं यहाँ पर डी फाई ई, जब इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। हमने कहा कि ये दोनों एक दिशा में हैं, तो हम यहीं पर लेते हैं। एक दिशा में होंगे, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, और 0 की वैल्यू क्या आती है 1। जब इस पर और इस पर निकालते हैं, थीटा होता है 90, और 90 के कारण cos 90 की वैल्यू होती है 0, और ये पूरा क्या हो जाता है आपका 0, इसीलिए यहाँ वाला लिया जाता है। तो इसमें आप इनको बताएंगे, चूंकि थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, तो यहाँ पर रख दीजिए एक बार cos 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो उससे यहाँ पे कोई मतलब आपको नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो आया वैद्युत फ्लक्स, ये अल्पांश के लिए आया है। अब आपको निकालना है संपूर्ण के लिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आपको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो उसके लिए आप करते क्या हो, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा डी फाई ई का बराबर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा ई डी ए का। अब देखिए डी फाई ई का जब आप समाकलन करेंगे तो ये बाहर निकल के संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा फाई ई बराबर ई को कांस्टेंट मान के आप करेंगे बाहर, और यहाँ पर आप समाकलन किसका करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। हमने यहाँ पर क्या लिया है अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल हमने माना है डी ए से, और उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे क्या संपूर्ण का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल पूरा ए मान लेंगे उसको हम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि जो ए है हमने यहाँ पर लिया क्या है पूरा पृष्ठ, और पूरा पृष्ठ बना है बेलन। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूरा पृष्ठ क्या है बेलन। तो ए को आप लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। ये बात आप याद रखिएगा, बेलन का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। लेकिन लंबाई आपने क्या मानी एल, इसीलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एल। आपने एच तो माना नहीं, आपने एल माना है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। फिर यहाँ पे आप इसी मान उठा करके इसमें रखेंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू में ए का मान आप कितना रख रहे हैं 2 पाई आर एल। ये आपका हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे भी दिखाई देगा, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमने फाई ई का मान निकाला है। फाई ई का जब मान निकाला तो आप वहाँ पे एक और लिखेंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं गॉस के नियम के उपयोग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। चूंकि गॉस की प्रमेय क्या होती है, आप पीछे पढ़ के आओ, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या होती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, और आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने से। समीकरण 1 व 2 की जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो देखिए समीकरण 1 के एलएचएस में भी फाई ई है, समीकरण 2 के एलएचएस में भी फाई ई है। तो आरएचएस आरएचएस क्या कर लेंगे बराबर। इसका आरएचएस अगर देखें तो हमको इसका आरएचएस क्या मिलेगा, ये मिलेगा ई बराबर, सॉरी ये क्या है आपका ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर इसके आरएचएस की बात करें तो क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमको निकालना क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या ई का मान। हम ई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ कर लीजिए इंटू ऊपर क्या है क्यों, और यहाँ पे क्या चला जाएगा आर एल। देखिए ये भी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फार्मूला है, लेकिन
हमने आपको कहा था कि एक फार्मूला, आप यहाँ पे देखिए हमने बताया, ये परिभाषा थी। कह रहा है यदि कोई आवेश q लंबाई l की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर जब हम यहाँ निकालेंगे तो लैम्डा बराबर q अपान एकांक कौन है, लंबाई। तो लंबाई को कहाँ पर रखेंगे, बटे में। लंबाई को कहाँ पर रखेंगे, बटे में। यहाँ से अगर हम q का मान निकालें बटे 1 मान करके तो q बराबर आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। q बराबर आपका क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश, दूरी और लंबाई के पदों में आई है। ठीक, यदि आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि यदि चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो। आप यहाँ पे क्या मानेंगे कि यदि चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व आपको लैम्डा दिया गया हो तो उसके लिए आप यहाँ पे q का मान निकालेंगे, चूंकि उसके लिए आपका जो लैम्डा q का मान ना, तो उसके लिए जो आपका q का मान होता है कितना बताया गया आपको वहाँ पर, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q को हटाएंगे तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा एल अपान में आर एल। आपको बहुत अच्छे से प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ पर आपका L से L आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपान आर। कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा अपान आर। ये चीज आपका हो गया। अब देखिए ये चीज जो आया है तो ये भी आपकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही, लेकिन आप कूलाम के नियम से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है। इसलिए यदि इस समीकरण में हम 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/2 से भाग करेंगे तो नीचे गुणा होगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 से गुणा 1 में ना करके इसमें कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपान में आर। कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा अपान में आर। इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा निकल जाता है अनंत लंबाई के लिए एक समान आवेशित वैद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के लिए एक समान रूप से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें आपने व्यंजक कई तरीके से निकाला है, 3 तरीके से आपने निकाला। पहला व्यंजक जो आपका आया है वो आपका किसके लिए आया है, पहला व्यंजक आपका आया है कि क्यों अपान आर एल के लिए आया है। और अगर हम दूसरा व्यंजक देखें तो हमारा किसके लिए आया है, रेखीय आवेश घनत्व के पदों में और दूरी के पदों में आया है। ठीक, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमने फाइनली निकाला है वो हमारा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 लैम्डा अपान में आर। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है आज का डेरिवेशन। अगर एक बार में जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है आप वीडियो के बाद दोहराइए और वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर एक बार आपको फिर से समझा दिया जाता है। ठीक, हमने यहाँ पे डिफिनीशन तो लिखी दी है, इसकी रचना लिखते नहीं हैं हम, किसी भी डेरिवेशन में नहीं लिखते हैं। रचना लिखने से समय जाया होगा और थोड़ा डाटा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जगह कम भी पड़ सकती है। इसलिए हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि आप चाहें तो इसका हस्तलिखित तौर पे पूरा आपको रचना एक एक पॉइंट जो है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर राही अकेडमी आप डालेंगे, वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर भी एक बात देखिए हमने किया क्या, हमने एक समान लंबाई के अनंत लंबाई का चालक तार लिया जिसकी लंबाई हमने क्या मान ली, एल मान ली। ठीक, इससे 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना था जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इस बिंदु में एल लंबाई के समक्ष हमने एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया था और बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर थी और वेक्टर डीए की दिशा भी बाहर की ओर थी। हमने देखा दोनों एक ही दिशा में थे तो बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला इस बिंदु पर और वहाँ पे थीटा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो cos 0 का मान 1 होता है, ये मिल गया।
अल्पांश के लिए मिला, संपूर्ण मिला तो डी फाई ई का मान क्या होता है, आप समाकलन करेंगे तो फाई ई हो जाएगा, ई कांस्टेंट, अल्पांश क्या करोगे तो आपका ए आ जाएगा। फिर आप जानते हो ए क्या है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है, पूरे का, पूरा क्या है बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, हमने लंबाई मानी है एल, इसलिए हमने वहां पे क्या लिखा, एल लिखा। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, फाई बराबर इंटू ए का मान हमने रख दिया, गॉस के नियम के अनुप्रयोग से पढ़ना था, हमने गॉस के नियम की प्रमेय की मदद ली, फाई ई का मान कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो आरएचएस दोनों बराबर दिखे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चाहिए था, ई को रोका, गुणे में था, हमने भाग में भेज दिया। ये आवेश, दूरी, लंबाई के पदों में आया था, इसीलिए हमने उसको वहां पर रोक दिया। हमको रेखीय आवेश घनत्व के पदों में चाहिए था, इसीलिए हमने यहां से इस डिफिनेशन की मदद से क्यू का मान निकाला और क्यू का मान रखकर यहाँ पे जब पुट किया, एल से एल कैंसिल हो गया और लैम्डा अपान आर भी मिल गया। ये आवेश रेखीय आवेश घनत्व और दूरी के पदों में यहाँ पे हमको क्या मिल गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, परंतु 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको नहीं पता, इसलिए इस समीकरण हमने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, तो यह समीकरण आपके लिए पूरी तरह से सुटेबल बन जाता है। इस प्रकार आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी गलतियां रही हों आप उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। बने रहिए राही एकेडमी के साथ, देखते रहिए राही एकेडमी का यह यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।